हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने पहला पार्ट तो हमारा महारिवीजन वाला देख ही लिया होगा। आज हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे। 15 टॉपिक कल हमने डिस्कस किया था, वही टॉपिक यहाँ डिस्कस किए जा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। यहाँ एक सेकंड का भी फालतू का कोई ऐसा पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलेगा जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में ना पूछा जाता हो। तो उसी को आज हम डे 2 में देखेंगे। आज भी हमने 15 टॉपिक्स लिए हैं। टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं। आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में वो चीज़ें देखेंगे जो हमसे एग्जाम में बनता है। तो रजिया सुल्तान के बारे में देखेंगे दिल्ली सल्तनत में, और इसके साथ साथ भक्ति और सूफी आंदोलन देखेंगे। नैनार और अलवार के बारे में देखेंगे। बिरसा मुंडा जी के बारे में देखेंगे, उनके द्वारा जो उलगुलान विद्रोह किया गया उसको देखेंगे। और इसी तरह से अन्य जो पॉइंट्स हैं वो सब हम कवर करने वाले हैं। नागरिक शास्त्र यानी पॉलिटी या सिविक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आज हम लोग पंचायती राज 73वां और 74वां संविधान संशोधन देखने वाले हैं, जिससे डायरेक्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और जो हमारा 74वां संविधान संशोधन है नगर से पंचायत वाला, उसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लोग खूब फंसते हैं, जैसे पार्षद कौन है, महापौर कौन है। तो ये सब भी आज की वीडियो में हम देखेंगे। भूगोल में आज हम लोग पृथ्वी के जो परतें हैं, शियाल, सीमा, नीफे, ये सब देख लेंगे। जो अधिकेंद्र है वो क्या है, भूकंप मूल क्या है। ये तो इस तरह से ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज हम देखने वाले हैं। चट्टानों को देखेंगे, आग्नेय शैलें क्या हैं, कैसे इनका क्रम होता है, शैल चक्र क्या है। तो लगातार बने रहिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक लेंगे हिस्ट्री से हम लोग। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऑफ कोर्स अगर बहुत अच्छा लगता है तो वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक देखिए, मुगल साम्राज्य, उनकी नीतियां और प्रशासन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जब हमारा मध्यकालीन इतिहास में जब दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है, दिल्ली सल्तनत में जो अंतिम रूलर होते हैं वो आते हैं हमारे लोधी वंश से, जिनका नाम क्या रहता है, लास्ट रूलर, उनका नाम रहता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के साथ 1526 में पहला पानीपत का युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य, जिसमें इब्राहिम लोधी पराजित होते हैं। बाबर के द्वारा फिर यहाँ पे 1526 से ही समझ लीजिए कि मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी जाती है। ठीक है, फिर जो बाबर हैं वो 1526, 27, 28, 29, 30 इतने टाइम तक रहते हैं। और इन इतने टाइम में आप देखिए 30 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बीच में जो 1526, 27, 28 और 29 वाला समय है, उसमें उनके द्वारा 4 युद्ध लड़े जाते हैं। उनको आप फटाफट यूं ही देख लीजिए कौन कौन सा युद्ध है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया 1526 में इन्होंने पानीपत का पहला युद्ध लड़ा। ठीक है, फिर उसके बाद 1527 में इनके द्वारा क्या किया जाता है, खानवा का युद्ध लड़ा जाता है। ठीक है, खानवा का युद्ध। 1528 में आप देखिए चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय के मध्य। अब 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। घाघरा का युद्ध जल और स्थल दोनों में ही लड़ा गया था, ये थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ये जो चारों युद्ध हैं इनको याद करने की एक प्यारी सी ट्रिक्स है, पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली घाघरा पहनकर। पानी पीकर इट मीन्स पानीपत का युद्ध, खाना खाकर इट मीन्स खानवा का युद्ध, चंदेरी चली इट मीन्स चंदेरी का युद्ध, और फिर घाघरा पहनकर इट मीन्स घाघरा का युद्ध। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड है मुगल साम्राज्य का, कैसे उसकी स्थापना होती है। फिर उसमें कुछ फेमस शासक हुए, जैसे आप देखें बाबर के द्वारा नींव डाल दी गई। बाबर के पुत्र होते हैं हुमायूं। हुमायूं का जो शासनकाल है वो 2 टाइम पीरियड में हम लोग देखते हैं। बहुत खास इनका कार्यकाल नहीं रहा है, इनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। लेकिन हाँ, इनके बाद जो समय आता है वो आता है अकबर का, और अकबर से क्वेश्चंस खूब बनते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम देखेंगे। अकबर के बाद फिर उनके पुत्र सलीम, जिनको फिर जहांगीर के नाम से जाना जाता है, वो शासक बनते हैं। फिर उसके बाद शाहजहां आते हैं, शाहजहां के बाद फिर औरंगजेब। औरंगजेब की 1707 में हो जाती है मृत्यु, और वहीं से आप देखिए कि जो मुगल साम्राज्य है उसका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। अर्थात मुगलों का जो मतलब अच्छी स्थिति वाले दिन थे वो चले जाते हैं। फिर उनके जो सक्सेसर होते हैं, उनके जो उत्तराधिकारी होते हैं, वो काफ़ी वीक होते हैं। उनमें इतना मतलब कि नहीं रहता है टैलेंट कि वो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। फिर धीरे धीरे भारत जो है वो अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है। तो ये टोटल मध्यकालीन इतिहास मुगल साम्राज्य का पूरा इतिहास है। ठीक है, अब हम देखेंगे अकबर के बारे में, क्योंकि इन्हीं से खूब क्वेश्चन बनता है। अकबर के टाइम पीरियड में ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है जो कि खूब पूछा जाता है। 2024 में भी इससे क्वेश्चन बना हुआ है, जब्ती प्रणाली। इसको चाहे आप पूरा बा लिखिए चाहे आधा बा लिखिए, कुल मिला के जब्ती प्रणाली है, इसके बारे में आप जानिए। तो अकबर के जो राजस्व मंत्री थे, जिनका नाम है टोडरमल, इनके द्वारा इसको लागू करवाया गया है। आप देखिए, अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, इन्होंने 10 साल
यानी कि 1570 से 1580 इसके मध्य की जो पैदावार है और उसकी कीमत, उन दोनों का ही सर्वेक्षण किया। पहले ऐसा नहीं है कि केवल और केवल कीमत का ही सर्वेक्षण किया, देखा ना भाई कि पैदावार वगैरह कैसी है और उसके बाद फिर उसकी कीमत कैसी है, ये सब इन्होंने जब सर्वेक्षण किया तो इसके आधार पर इन्होंने क्या किया, टैक्स को मतलब कि फिट कर दिया, टैक्स को सेट किया। और ये उन इलाकों में लागू थी जहाँ पे मुगल प्रशासन जमीन का सर्वेक्षण कर सकता था, यानी कि कुछ ऐसे भी इलाके थे जहाँ वो लोग जमीन का सर्वेक्षण नहीं कर सकते थे, तो ऐसे इलाकों में ये जो जब्ती सिस्टम है वो लागू नहीं था। और वो इलाके कौन से हैं, गुजरात और बंगाल। ठीक है, डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट में बन सकता है कि जब्ती प्रणाली गुजरात और बंगाल में भी लागू थी। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि भाई देख लीजिए ध्यान से, गुजरात और बंगाल में ये लागू नहीं थी। ठीक है, तो ये एक पॉइंट रहा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है वो फसलों का क्या किया गया है, मुआयना किया गया और समझा गया, उनका मतलब कि वर्गीकरण किया गया और उसमें टैक्स का जो रेट है वो फिक्स कर दिया। ठीक है, फिर ये देखिए एक और घटना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो है मनसबदारी प्रणाली। ठीक है, तो ये मुगलों के द्वारा चलाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी और इसके जरिए ना जो रैंक वगैरह है वो तय किए जाते थे, रैंक, वेतन और सैन्य जिम्मेदारी, ये सारा जो काम है वो तय किया जाता था मनसबदारी के थ्रू। ठीक है, फिर आप देखिए सुलह कुल, अकबर जो है ना उनको बड़ा शौक था विभिन्न धर्मों के जो धर्म गुरु होते हैं उनसे चर्चा वगैरह करने का। तो उन्होंने चर्चा वगैरह की और उनको लगा कि जो मतलब कि धर्म को लेकर के बहुत कट्टर लोग हैं वो कुल मिलाकर के अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे ना अलगाव की स्थिति नहीं पैदा करनी है। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने ना एक सुलह कुल नाम का मतलब कि कुल मिलाकर के एक नीति कुल मिला के चलाई जिसको सुलह मतलब सुलह कुल कहा जाता है। और ये इनके द्वारा ये जो धर्म गुरुओं के मध्य चर्चा करने का काम है वो कहाँ पे किया जाता था, इबादत खाना में किया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इबादत खाना क्यों महत्वपूर्ण था। तो कह सकते हैं कि अकबर के द्वारा चलाया गया कोई धर्म है, तो नहीं, धर्म नहीं था। इबादत खाने में अकबर जो है वो धर्म गुरुओं के साथ चर्चा वगैरह करते थे और फिर वही सारी चर्चा करने के बाद ही उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। और कौन सा रास्ता है, वो है सर्वत्र शांति अर्थात सुलह कुल। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे फिर इनके जो उत्तराधिकारी हैं उन लोगों ने भी इस नीति को आगे बढ़ाया। ऐसा नहीं कि अकबर के बाद फिर ख़त्म हो गई, ख़त्म नहीं हो गई, जहांगीर उनके द्वारा भी सुलह कुल को आगे ही बढ़ाया गया था। तो ये तो हो गया, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट बन जाता है, वो क्या है कि जो बाबर है उनके द्वारा 1526 में जो पानीपत की पहली लड़ाई की गई थी उसमें उन्होंने तोपों का इस्तेमाल किया था। ये क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करता है। चलिए यहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ये आप देख लीजिए। तो अकबर के द्वारा जो सुलह कुल की नीति है उसका क्या उद्देश्य था, तो मैंने अभी बता दिया कि सभी धर्मों के बीच शांति और भाईचारा, कुल मिलाकर के वो चाहते थे कि सार्वभौमिक शांति रहे। ठीक है, चलिए मुगलों के आर्ट और कल्चर से क्वेश्चन बन जाता है। उनके द्वारा ये जो पित्रा दिउरा है इसको मतलब एक कुल मिलाकर के लाया गया और इससे क्वेश्चन खूब बना हुआ है हमारे एग्जाम में। सबसे पहले हम लोग पित्रा दिउरा ही देखेंगे। तो ये क्या था, तो ये देखिए संगमरमर या बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबा करके बनाए गए सुंदर और अलंकृत नमूने। और आप देखिए जो शाहजहां का सिंहासन था, नाम याद है कि नहीं आपको, मयूर सिंहासन। ठीक है, उसके पीछे इसका काम हुआ था, यानी कि जो पुत्रा दिउरा है कुल मिलाकर के वो जड़ाऊ का काम था। ठीक है, शाहजहां का टाइम पीरियड देख लिए, क्योंकि शाहजहां का जो समय है ना उसको स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्थापत्य का स्वर्ण युग मुगल साम्राज्य में किसके टाइम को कहते हैं, तो आप याद रखना शाहजहां के टाइम पीरियड को कहा जाता है। शाहजहां ने आप देखिए ताजमहल अपनी मतलब वाइफ मुमताज़ महल की याद में बनाया है, सभी को पता है। और साथ में लाल किला दिल्ली, ये भी उन्हीं ने बनवाया है। फिर आप देखिए चारबाग शैली बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इसमें कुल मिलाकर के बाग बनाए जाते थे 4 समान हिस्सों में बांट करके, और जो हुमायूं का मकबरा है ना वो इसी चारबाग शैली में ही बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। आगे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है हमारे एग्जाम में, जो भी मैंने इसमें वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन रखे हुए हैं ये सब हमारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। मैं तो बस आपको इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ तो आपको आइडिया रहे ना कि हाँ इस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन बना हुआ है। तो पित्रा दिउरा क्या थी ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आप याद रखना संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पे रंगीन पत्थरों की जड़ाई का जो काम होता था उसको कहा जाता था पित्रा दिउरा। ठीक है, जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत और इनके जो वंश हैं, मतलब कौन कौन से वंशों का इसमें शासनकाल रहेगा, शासक कौन से रहे हैं और इनकी वास्तुकला वगैरह में क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। क्रम पे मत जाइएगा, आपको लग रहा होगा पहले दिल्ली सल्तनत बताना था, तो क्रम वगैरह से तो हम बहुत पहले ही चीज़ों को कवर कर चुके हैं। अभी तो केवल और केवल आप टॉपिक पे ध्यान दीजिए, ये मत कहिए कि पहले ये आना चाहिए था बाद में ये। ठीक है, अभी केवल और केवल आप टॉपिक सुनिए। तो ये जो दिल्ली सल्तनत है, यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ आपको टोटल 5 वंशों का समय देखने को मिलेगा, जिसमें आपको गुलाम भी मिलेंगे, तुगलक भी मिलेंगे, खिलजी भी मिलेंगे,
मिलेंगे, सैयद भी मिलेंगे, लोदी भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये 5 वंशों का टोटल कार्यकाल है दिल्ली सल्तनत। और इसमें जो महत्वपूर्ण है बस वही चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। पहले तो हमने देखा हुआ है हमारे एग्जाम में कई बार ना इस क्रम को ही पूछ लिया गया है कि आप क्रम से बताओ पहले कौन से शासक रहे, फिर कौन फिर कौन। तो आप याद रखना कि 1206 में ये जो दिल्ली सल्तनत है इसकी नींव किसके द्वारा रखी जाती है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। और मान लिया जाता है कि भैया इसी के बाद आप देखेंगे कि 5 जो मतलब कि वंश हैं वो क्रम से आते जाएंगे। तो अगर आपसे कोई कहे कि दिल्ली सल्तनत की नींव किसने रख दी, तो आप कह देना भाई कि हाँ कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। क्यों? क्योंकि गुलाम वंश की स्थापना उसी ने की थी, ठीक है। तो गुलाम वंश में जो फेमस शासक हैं उन्हें आप देख लीजिए। और टोटल इनका कार्यकाल कितना रहा है, तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है। टोटल 1290 तक इनका जो है शासनकाल चलता है। कहा जाता है कि कैकुवाद जो है वो अंतिम शासक रहते हैं और वो भी छोटे बेबी रहते हैं। उनकी मृत्यु वगैरह मतलब उनकी हत्या वगैरह करके फिर खिलजी वंश की नींव पड़ती है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे ना कि 1206 से 1290 तक जो हमारा मतलब कि हमारा क्या गुलाम वंश इसी को हम लोग कहते हैं ममलूक वंश, ठीक है। हो सकता है आपसे गुलाम वंश ना लिख करके क्या दे दें, ममलूक वंश। तो आप याद रखना इसी गुलाम वंश को ही ममलूक वंश के नाम से जानते हैं। तो 1206 से 1290 तक इसका शासनकाल है। इसमें 4 महत्वपूर्ण शासक आपको देखने को मिलते हैं। एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे हैं इल्तुतमिश और तीसरी उनकी पुत्री रजिया। और उसके बाद फिर आते हैं बलबन। कौन आ जाते हैं? बलबन, क्योंकि बलबन का भी शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इन चारों का नाम आपको एकदम जबान पे होना चाहिए कि हाँ ये लोग गुलाम वंश से ही संबंधित हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। दूसरा जो वंश आता है वो आता है खिलजी वंश। इसमें आपको 1290 से लेकर के 1320 तक जो शासक हैं उनका क्रम रहता है। 2 ही शासक जो महत्वपूर्ण हैं वो कौन से हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे जलालुद्दीन के द्वारा स्थापना की जाती है। और अलाउद्दीन खिलजी सबसे महत्वपूर्ण शासक रहते हैं। इनके द्वारा न केवल उत्तर बल्कि दक्षिण भारत में भी अभियान किया जाता है। मलिक काफूर का आपने नाम सुना होगा, हालांकि खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, लेकिन आप याद रखना कि जो मलिक काफूर है उसको भी इन्हीं के द्वारा जीत करके अपने साथ में लाया गया था, ठीक है, दक्षिण भारत से। फिर उसके बाद तुगलक वंश आता है। 1320 से 1414 तक इनका शासनकाल रहता है टोटल तुगलक वंश का। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये टोटल शासक जो महत्वपूर्ण हैं वो हैं। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वही व्यक्ति हैं जिनके द्वारा कुछ क्रांति के जैसे चीज़ें परिवर्तित की गई, लेकिन बेचारा सब में फेल रहा। जैसे आप देखो इन्होंने जो चांदी के सिक्के हैं उसके बदले में कुछ और जो मुद्रा है उसको चलाने का प्रयास किया। चांदी के बदले इन्होंने जो सांकेतिक मुद्रा है ना उसको लाया, लेकिन बेचारे फेल हो जाते हैं। ऐसे ही इनके द्वारा और भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। जैसे आप देखिए जो दोवाब है उसमें इन्होंने टैक्स की वृद्धि कर दी। जिस समय इन्होंने टैक्स की वृद्धि की उसी टाइम अकाल आ गया, तो ये भी इनकी नीति फेल हो जाती है। तो इन्होंने जितने भी नीतियाँ बनाई सब की सब फेल हो गई। इसी वजह से इनकी जो जनता है वो पागल बादशाह कहा करती थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के तुगलक वंश में इन 3 शासकों का नाम एकदम आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए सैयद वंश, खिज्र खां, यही अकेले एक महत्वपूर्ण इसमें माने जाते हैं सैयद खां में, मतलब कि सैयद वंश में। बाकी सब कोई मतलब की बात नहीं है। 1414 से 1451 तक इनका समय रहता है। बचता है लोधी वंश। लोधी वंश में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, 1526 में जो युद्ध हुआ था उसमें जो मारे गए थे वो। बाकी ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि किसने स्थापना की। तो स्थापना करने वाले 1451 में बहलोल लोदी, इन्हीं को कहीं कहीं बकलोल लोदी लिखा हुआ मिल जाएगा। और अंतिम जो इसमें शासक रहे हैं वो है इब्राहिम लोदी, जिनके साथ 1526 में बाबर का युद्ध होता है, ठीक है। ये टोटल 5 वंश हैं। उन 5 वंशों में कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक हैं वो मैंने आपको बता दिया। आगे देखिए, बलबन के बारे में बहुत क्वेश्चन बनता है। आपको याद रखना है ये ममलूक या फिर कौन से वंश का, गुलाम वंश का शासक है, ठीक है। बहुत ही प्रतापी शासक के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा कुछ नीतियां लाई गई हैं जो महत्वपूर्ण हैं। जैसे आप देखो रक्त और लौह की नीति, ये बलबन के द्वारा ही लाई गई है। और ये बलबन ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए बहुत ही सख्त नीति अपनाई। उस मतलब कि रहम नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो रक्त और लौह की नीति डायरेक्ट पूछा जाता है किसके द्वारा लाई गई थी, तो ये बलबन की नीति है, ठीक है। फिर आप देखो सजदा और पैबोश, तो इसमें क्या होता था, सुल्तान के सामने सजदा करना और उसके पैर को चूमना। ये जो चीज़ें हैं ये परंपरा है, ईरानी परंपरा थी और इसको बलबन के द्वारा अपने मतलब कि महल में लागू की गई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जंगल को साफ करवाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। आप याद रखना कि जंगल जो है इसने साफ करवाए। गंगा यमुना दोआब में लुटेरों से रक्षा के लिए बलबन के द्वारा जंगलों को कटवा दिया गया। और जो वो ज़मीनें थी जहाँ पे जंगलों को कटवाया गया था उसको इसने मतलब कि किसानों को दे दी, भैया तुम ले जाओ खेती वगैरह करो, ठीक है। तो ये आप याद रखना। बलबन के पहले जो है मैं थोड़ा और आपको बता देती हूँ, वैसे तो मैंने नोट्स में रखा हुआ है।
पता है जो मतलब ममलूक या गुलाम वंश है उसमें एक दो चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बता दिया कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना की गई, ठीक है, इसने 1206 में स्थापना कर दी। इसके बाद आप देखना दो महत्वपूर्ण शासक, और वो कौन से हैं, वो है इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश, ठीक है। ये जो इल्तुतमिश है इन्होंने एक 40 सरदारों का समूह बनाया हुआ था जिसको दले चालीसा कहा जाता था। उसी दले चालीसा का सदस्य हुआ करता था बलबन, ठीक है। इल्तुतमिश इनके वैसे पुत्र थे, मतलब पुत्र तो थे, लेकिन जो इनके बहुत ही मतलब होनहार पुत्र थे उनकी हो जाती है मृत्यु। तो इन्होंने अपना जो राजपाट है वो अपनी पुत्री रजिया को देने के लिए सोच लिया था, यानी कि उन्होंने अपना जो उत्तराधिकारी है अपनी पुत्री रजिया को घोषित किया था। लेकिन जाहिर सी बात है जब इनकी मृत्यु हो गई तो उस समय क्या, आज भी आप देखो जो महिलाएं हैं उनको एज अ शासक देखने के लिए लोग तैयार नहीं थे। वही रजिया के साथ भी हुआ। रजिया को सुल्तान नहीं बनने दिया गया। रजिया ने बहुत प्रयास किया, फाइनली वो शासिका बन जाती हैं। लेकिन आप देखिए कि जो दले चालीसा के मेंबर्स थे वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि कोई महिला जो है वो शासिका बनी हुई है और एक महिला के अंडर में रह करके लोगों को काम करना पड़ रहा है। तो लोगों ने बहुत सारी चालें चली, चालें इतनी चली कि रजिया सुल्तान की हत्या करवा दी, ठीक है। तो जब रजिया सुल्तान की हत्या हो गई तो जाहिर सी बात है कि इल्तुतमिश ने पहले ही देख लिया था कि कोई प्रतापी शासक होने वाला नहीं है। तो जो प्रतापी शासक है उसकी भी जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा जो अन्य शासक हुए। इसी दले चालीसा से एक शासक निकलते हैं और वो है बलबन, ठीक है। तो आप याद रखना कि ये बलबन कौन था। हो सकता है आपको लगे ना कि इल्तुतमिश का पुत्र रहा हो या फिर इसी किसी मतलब इसी ममलूक वंश में किसी राजा का पुत्र रहा हो, तो नहीं, राजा का पुत्र नहीं था, ठीक है। इल्तुतमिश से क्वेश्चन बन जाता है, इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और वास्तविक संस्थापक इसी इल्तुतमिश को ही माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। क्यों? क्योंकि दिल्ली को राजधानी बनाने का काम इसी ने किया था। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको आपको पता होना चाहिए। अब हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बलबन वाला हमने देख लिया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे। इनके द्वारा ना बाजार की जो व्यवस्था है वो लागू की गई, बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन खूब बनता है। तो बाजार नियंत्रण जो प्रणाली है ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। इसके पीछे का कारण क्या था? तो मंगोल उस टाइम पे बहुत हमला कर रहे थे और अगर आपको किसी के हमले से बचाव करके अपना रखना है तो आपको सैनिक रखने पड़ेंगे। तो सैनिकों को वेतन देना पड़ेगा। उसी सैनिकों को वेतन वगैरह देने के लिए ही ये जो बाजार मतलब नियंत्रण प्रणाली है वो लागू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो आप देखिए मंगोल हमलों से बचने के लिए इसने विशाल सेना रखी, सैनिकों को सस्ता खाना मिले इसलिए दिल्ली की जो चीज़ें हैं मतलब कि हर सामान का दाम फिक्स कर दिया। और उसी को तो कहा जाता है मतलब बाजार नियंत्रण प्रणाली। और बहुत ही सख्त नियम थे। अगर सपोज दैट कोई मिलावट करते हुए या कुछ भी करते हुए पकड़ा गया तो उसके शरीर का अंग कटवा लिया जाता था। इस तरह से चीज़ें हुआ करती थी। सपोज दैट किसी ने कम तौला तो जितना कम तौला हुआ है उतना उसके शरीर से मांस तोल लिया जाएगा। बहुत ही सख्ती से इसको लागू किया था इसने। आगे देखिए, नगद वेतन की परंपरा इनके द्वारा स्टार्ट की गई। तो इन्होंने सैनिकों को एकता यानी जमीन के बदले में क्या देना स्टार्ट किया? नगद वेतन, कैश देना स्टार्ट किया। सीरी की बात करेंगे तो सैनिकों के लिए इसने नया गैरिसन शहर यानी छावनी बनवाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो गैरिसन शहर है इसको बनाने का काम किसने किया था? तो सैनिकों के लिए नया गैरिसन शहर बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। कुछ उस टाइम की वास्तुकला है उसको देख लेते हैं और उसके पहले ना रजिया के बारे में कुछ आपको पॉइंट्स बताते हैं। यहाँ देखिए जो रजिया हैं इल्तुतमिश की पुत्री 1236 में शासिका बनती हैं, 1240 में हो जाती है इनकी मृत्यु, ठीक है। कब मृत्यु हो जाती है? 1240 में मृत्यु क्या होती है? हत्या हो जाती है। तो रजिया सुल्तान को लेकर के ना हमारे एनसीईआरटी में पॉइंट दिया हुआ है और क्वेश्चन भी खूब बनता है। एक क्वेश्चन बनता है कि रजिया ने अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवा करके अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तो ध्यान रखना ये काम रजिया ने नहीं किया था बल्कि काकतीय राजवंश की जो शासिका थी रानी रुद्रमा देवी जी उनके द्वारा ये काम किया गया था। तो रजिया क्यों फेमस है? रजिया ने क्या किया था? तो इन्होंने जो अपना अभिलेख वगैरह लिखवाया ना उसमें इन्होंने लिखवाया कि मैं इल्तुतमिश की बेटी हूँ। और इनके बारे में एक मतलब लेखक हैं जिनका नाम है मिनहाज सिराज, काफ़ी मनहूसियस टाइप के लेखक हैं, मतलब बहुत रूढ़िवादी टाइप के हैं। स्टीरियोटाइप्स को एकदम इनके द्वारा देखने को मिलेगा आपको कि आप देखिए मिनहाज सिराज ने लिखा है कि वो अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य थी लेकिन एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती, ठीक है। तो ऐसा लिखा हुआ है कि यद्यप उसमें एक शासक होने के सारे गुण थे बावजूद इसके केवल वो महिला है इसलिए उसको हासिल क्या हुआ। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उस टाइम पे माना जा रहा था, आज भी माना जाता है। अभी यही है कि थोड़ा चीज़ें उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे मेडिवल जो एरा है उसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए,
तो ये आप याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी का ये जो है ये मैंने आपको बता ही दिया। गैरिसन शहर क्या होता है, ये डायरेक्ट ना हमसे शब्दावली ही पूछ ली जाती है। तो किले बंद बसाव जहाँ पे सैनिक राहत करते थे उसे कहा जाता था गैरिसन, जिसमें अभी आपको मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या करवाया गया, गैरिसन शहर ही बनवा दिया गया। ठीक है, अब हम लोग जो दिल्ली सल्तनत है उनकी वास्तुकला को देख लेते हैं। सबसे पहले आप कुतुब मीनार देखो, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको बनवाया गया था। बाकी का काम जो है वो इल्तुतमिश ने पूरा किया, यानी कि जो कुतुब मीनार है ना वो आप देखिए कि इसमें केवल एक ही शासक के द्वारा इसको नहीं पूरा करवा दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाली, आगे चल कर के पूरा करवाने का काम इसको इल्तुतमिश ने किया। फिर उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक हैं उन्होंने इसमें मतलब बिजली गिर जाने से इसका जो ऊपरी हिस्सा था वो ख़राब हो गया, तो फिर उसको बनवाने का काम किया। और फिर आगे चल के सिकंदर लोदी का भी इसमें कुछ हाथ आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन कम से कम इन 3 व्यक्तियों का नाम तो पता ही होना चाहिए कि ये लोग मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो बनवाया गया कुतुब मीनार है उससे जुड़े हुए हैं। कौन कौन, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश, तीसरे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आगे देखिए। वैसे फिरोज शाह तुगलक से ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अलाई दरवाज़ा की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण में एक भव्य मतलब दरवाज़ा बनवाया गया था, और इसमें पहली बार असली गुंबद और महलाब मतलब कि महराब का यूज़ हुआ है अलाई दरवाज़ा में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि मतलब कि पहली बार महराब और असली गुंबद का यूज़ किस में हुआ है, तो आप याद रखना इसी अलाई दरवाजे में हुआ है। आगे देखिए, ये जो चापाकार शैली है इससे क्वेश्चन बन जाता है। कह रहे हैं कि दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर का भार संभालने के लिए मेहराब का इस्तेमाल इसी टाइम पीरियड में होना स्टार्ट हुआ। और सबसे बड़ी बात जो खूब पूछा गया है कि मध्यकाल में जो चीज़ें बनी हुई हैं उसमें आप देखिए चूना पत्थर और सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया है। आपको ना लिख करके देंगे संगमरमर का यूज़ बढ़ गया है, तो आप कंफ्यूज मत होना। क्यों? क्योंकि चूना पत्थर और सीमेंट का यूज़ बढ़ा हुआ है उस टाइम की वास्तुकला में। ठीक है, देखिए प्रीवियस में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने और बाजार में मूल्य नियंत्रण करने की नीति अपनाई। अभी हमने आपको बता दिया अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, आप अभी सोच रहे होंगे कि बहुत डिटेल में तो बताया नहीं जा रहा, तो बहुत डिटेल में अब नहीं बता रहे, अब ये केवल महा रिवीजन है। ठीक है, डिटेल में हम हर एक चीज़ बता चुके हैं। हमने एक एक लाइन एनसीईआरटी की कवर की हुई है, तो हमने ये रेगुलर वीडियोस में किया हुआ है। अभी इतना समय नहीं है, अब ये लास्ट टाइम का रिवीजन है। जो चीज़ें आप भूल रहे हो उसे आप फटाफट रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, आगे देखिए, कह रहे हैं कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया, तो मैंने बता दिया कि इल्तुतमिश के द्वारा इसको पूरा करवाया गया था। शुरुआत यद्यपि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। फिर देखिए, गंगा यमुना जो जंगल है, गंगा यमुना दोआब के जो जंगल है इनको साफ करवा करके ये भूमि किसानों को किसने दे दूँ मतलब किसने दी थी, तो ये गयासुद्दीन बलबन हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ देखिए, कह रहे हैं कि किस सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण जो प्रणाली है लागू की, तो ये हो जाएंगे AK एट मीन्स अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यहाँ हम लोग जो हमारा आधुनिक भारत है उससे एक टॉपिक देखेंगे और वो है आदिवासी समाज। सबसे पहले किनको देखेंगे, भगवान बिरसा मुंडा जी। ठीक है, चलिए, तो बिरसा मुंडा जी की यदि हम बात करें तो छोटा नागपुर झारखंड के जंगलों में रहने वाले ये व्यक्ति रहे। ये दीकू शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। दीकू क्या हुआ करते थे, तो जो आदिवासी लोग थे ना वो बाहरी लोगों को दीकू कहा करते थे। फिर चाहे वो महाजन हो, चाहे अंग्रेज हो, चाहे जमींदार हो, इन सभी को जिनके भी द्वारा मतलब कि जो आदिवासी लोग हैं उनका शोषण किया जाता था, उन्हीं के लिए ये शब्द यूज़ किया जाता था, दीकू। ठीक है, और बिरसा मुंडा ने तो इनको क्या कह दिया, सीधे राक्षस हैं सबके सब साले। आगे देखिए, उलगुलान की बात करेंगे। ये जो उलगुलान विद्रोह है ना, इससे एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा वो विद्रोह है जिसको उलगुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखना इसी मुंडा विद्रोह को। तो बिरसा के आंदोलन का नाम है ये उलगुलान विद्रोह। ठीक है, वे स्वर्ण युग यानी सतयुग की वापसी चाहते थे, कौन, बिरसा मुंडा भगवान। ठीक है, और जहाँ पे मुंडा लोग अपनी ज़मीन पर खेती करें और शराब ना पिए। हालांकि कुछ गलत तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन अंग्रेजों से वो भी नहीं हजम हो रहा था। आगे देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है हमारे एग्जाम में कि 19वीं सदी में आदिवासियों ने बाहरी लोगों यानी महाजन या व्यापारियों के लिए कौन से शब्द का यूज़ किया, तो आप याद रखना उत्तर हो जाएगा दीकू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और आज एक त्यौहार है मुस्लिमों का, शब बारात उसको बोलते हैं हम लोग, तो हालांकि गांव में शुभरात शुभरात कहते हैं। बचपन में मतलब कि हमारे यहाँ भी बहुत सारा हलवा वगैरह आता था इस टाइम पे, यानी कि जो शुभरात है उसमें जो है लोग हलवा बनाते हैं। तो एक समय था, समय समय की बात होती है, बहुत हलवा खाने को मिलता था इसी सीज़न में। अब दरअसल हम लोग खाते ही नहीं कहीं का, तो बाहर का कुछ खा भी नहीं करते, इस वजह से नहीं आता फिर अब कहीं से, पर मिस करते हैं बचपन की चीज़ें। फिलहाल के लिए जिन लोगों का भी त्यौहार है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आगे देखेंगे
कह रहे हैं कि भक्ति और सूफी आंदोलन देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले हम लोग भक्ति आंदोलन में वीर शैव आंदोलन याद रखेंगे। और हाँ, एक पॉइंट, जो भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति है वो दक्षिण भारत में हुई थी, ये आपको याद रखना है। उसको उत्तर भारत में लाने का काम रामानंद जी के द्वारा किया गया, ये आपको याद रखना है। एक छोटी सी लाइन भी है, भक्ति दक्षिण उपजी लाए रामानंद, याद रखना आप इस बात को, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग वीर शैव आंदोलन देख लेते हैं, जो कि कर्नाटका में हुआ था। वासवन्ना इसके प्रणेता रहे हैं। अल्लमा प्रभु और अक्कम महादेवी, इन लोगों ने मिल करके इसको चलाया है। लेकिन आप कुछ भी अगर याद नहीं रखते हैं तो कम से कम वासवन्ना जी का नाम याद रखिएगा, यही एग्जाम में हिट करते हैं, ठीक है। इनके द्वारा जाति प्रथा और मूर्ति पूजा का एकदम सख्त विरोध किया गया, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, मीराबाई जी के बारे में कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। तो मेड़ता की राजकुमारी थी, भगवान कृष्ण की भक्त थी, भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में पूजा करती थी। इन्होंने जाति के नियमों को तोड़ करके, जो संत रविदास जी हैं, जिन्हें माना जाता है अछूत थे, यानी कि चमार जाति से बिलोंग करते थे, उनको इन्होंने अपना गुरु बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, सूफी आंदोलन से क्वेश्चन बन जाता है कि खानकाह क्या होता है। तो सूफी संतों का निवास स्थान, जहाँ पे रह कर के वो लोग अपना उपदेश वगैरह देते हैं, उसे कहा जाता है खानकाह, ठीक है। याद रखना आप इस बात को। क्वेश्चन देखिए, हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि वीर शैव आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, याद रखिएगा, वासवन्ना। और वहीं भक्ति आंदोलन, दक्षिण भारत और दर्शन, इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन मिलान करने वाला आता है। सबसे पहले ना नैनार और अलवार की बात करेंगे, क्योंकि ये दो समूह हैं जो भक्ति आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण है। 7वीं से 9वीं शताब्दी तक ये आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले नैनार की बात करेंगे, तो ये लोग किसकी पूजा करते थे, भोले बाबा की, ठीक है। तो ये लोग भगवान शिव के भक्त थे। कुल इनकी जो संख्या है वो 63 बताई जाती है। कुम्हार, किसान और अछूत जातियों से ये लोग बिलोंग किया करते थे। इसमें कुछ प्रमुख संतों के नाम हैं, जिसमें आपको अपर, शबंदर, सुंदरर देखने को मिलेंगे। और इनके द्वारा जो गीतों का संकलन किया गया है उसको कहा जाता है तेवरम और तिरुवाचकम, ठीक है, याद रहेगा, एकदम याद रखिएगा इन सारे पॉइंट्स को। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हमारे द्वारा पीडीएफ भेज दी जाती है। आज क्लास होगी, उसके बाद सुबह आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आगे देखिए, अलवार संतों की बात करेंगे, तो ये भगवान विष्णु के भक्त थे, ठीक है। इनकी जो टोटल संख्या है वो 12 बताई गई है। प्रमुख संत इसमें जो हैं उनके बारे में पता होगा आपको। पेरियालवार, उनकी बेटी आंडाल, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बन जाता है कि आखिरकार कौन है वो भगवान विष्णु की भक्त अलवार संत जो महिला थी। तो आप याद रखना, ये जो आंडाल है ये महिला थी, ठीक है। इसके साथ साथ नम्मालवार, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये अलवार संत हैं। और इनके गीतों के द्वारा जो इनके जो गीतों का संकलन है उसको क्या कहा जाता है, दिव्य प्रबंधम। डायरेक्ट आपसे स्टेटमेंट में, वन लाइनर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दिव्य प्रबंधम क्या है। तो आप याद रखना, अलवार संतों के द्वारा जो गीतों का संकलन किया गया है उसे कहा जाता है दिव्य प्रबंधम। आपको कन्फ्यूज करने के लिए डायरेक्ट दे देंगे कि नैनार संतों के गीतों का संकलन दिव्य प्रबंधम है। तो इस वजह से ये जो शब्दावलियाँ हैं ना, इस पर थोड़ा फोकस किया करिए, अपना जो सेंस है उसको अलर्ट मोड में रखिए, क्योंकि ये लास्ट टाइम है। अगर आज आप लोग कंफ्यूज होते हैं तो फिर समझ लीजिए कि गड़बड़ हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए इन्होंने कि जो अलवार और नैनार संत हैं उनके मध्य क्या समानता है, ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बना हुआ है। तो आप याद रखना कि इनके द्वारा बौद्ध और जैन धर्म की बहुत कड़ी आलोचना की गई। ये लोग बौद्ध और जैन धर्म के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं थे, ठीक है। उसके प्रति बिल्कुल भी सहिष्णुता का भाव इनके मन में नहीं था। आगे देखिए, और इसके साथ साथ भगवान शिव और विष्णु के प्रति जो प्रेम है उसको ही इन्होंने मुक्ति का मार्ग बताया, ठीक है। और ये जगह जगह पे घूम करके कविताएं गाया करते थे, ये आपको पता होना चाहिए। कौन, अलवार और नैनार संत। चलिए आगे देखिए, शंकराचार्य के बारे में क्वेश्चन बन जाता है। इनके द्वारा जो दर्शन दिया गया उसे कहा जाता है अद्वैतवाद। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खूब इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जन्म कहाँ हुआ था, केरला में हुआ था। कब हुआ था, 8वीं शताब्दी में। अद्वैतवाद इनका दर्शन है, और इनका मानना क्या है कि जीवात्मा और परमात्मा, यानी कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, कुल मिलाकर के ब्रह्म एक ही है। संसार तो केवल और केवल एक भ्रम है, माया है, ठीक है। मुक्ति पाने के लिए ज्ञान मार्ग को अपनाना चाहिए और निर्गुण ब्रह्मा की उपासना करनी चाहिए। ये सारी बातें जो है वो शंकराचार्य जी का मानना था। वर्तमान में शंकरा जी का भी शंकराचार्य जो है हमारे, उनका क्या हाल है आप सब जानते ही हैं। बहुत गलत हुआ है कुल मिलाकर के। चलिए,
रामानुजाचार्य जी के बारे में देखेंगे तो जो रामानुजाचार्य जी हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि जन्म हुआ था 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में। अलवार संतों से ये काफ़ी प्रभावित थे, ठीक है। इनका जो दर्शन है वो क्या है, विशिष्टाद्वैतवाद। इनका मानना है कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपना अलग अस्तित्व बनाए रखती है, ठीक है। मोक्ष पाने का इन्होंने कहा कि सबसे अच्छा उपाय है कि आप भगवान विष्णु के प्रति एकदम भक्तिमय रहो, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन देखिए कि दिव्य प्रबंधन किनके गीतों का संकलन है, तो आप याद रखना अलवार संतों का। विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो रामानुजाचार्य ने 11वीं शताब्दी में। और 8वीं शताब्दी में केरल में जन्मे शंकराचार्य जी कौन से दर्शन के समर्थक थे, तो मैंने भी बता दिया अद्वैतवाद, ठीक है। तो 4 टॉपिक समाप्त हुए हमारे इतिहास के। 5वां और अंतिम टॉपिक है इतिहास का मंदिर वास्तुकला और कांस्य प्रतिमाएं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि जो चोल काल के मंदिर हैं ये सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक जो है इनके केंद्र थे, तो हाँ। और इसका कारण भी बताया जाता है कि जो मंदिर में मूर्तियाँ मिली हैं ना केवल भगवान देवी देवता की बल्कि भक्तों की भी मूर्तियाँ मिली हैं, तो यही कारण है कि माना जाता है कि जो चोल काल के मंदिर हैं वो धार्मिक सामाजिक आर्थिक केंद्र थे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। तो अपनी कांस्य प्रतिमाओं के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। नटराज की मूर्ति यहीं से मिली है। मैंने आपको बताया हुआ था कि जो मतलब कि मोम को पिघला करके इनके द्वारा मूर्ति बनाई जाती है, वो प्रक्रिया क्या थी, तो याद है कि नहीं कि पहले मोम का मतलब कि मोम को यूज़ करते हैं, मोम से मूर्ति बना लेते हैं। उस मोम की जो मूर्ति है उसमें जो है छेद किए रहते हैं, पिघला हुआ जो पदार्थ है यानी कि पिघला हुआ जो कांसा है वो उसी में डाल देते हैं। जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर मोम को गला देते हैं। गलाने के लिए क्या करेंगे, आग लगा देंगे, हो गया। उसके बाद फिर पॉलिश वॉलिश करके मूर्ति तैयार कर ली जाती। तो ये जो है ना मतलब कि मूर्ति बनाने जाने की प्रक्रिया है। आगे देखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो राजा राजदेव ने बनवाया था। इसके शिखर तक पत्थर ले जाने के लिए कई किलोमीटर लंबा चढ़ाईदार रास्ता यानी रैंप बनाना पड़ा था, ठीक है। ये बात आप याद रखना। आगे देखेंगे, वैसे मैं सब कुछ पहले से करा चुकी हूँ, बस फटाफट रिवाइज आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए हमारे साथ। तो कह रहे हैं कि विश्व की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं कौन से टाइम पीरियड यानी कौन से राजवंश के समय काल में बनी हैं, तो आप याद रखना चोल राजवंश, ठीक है। तो याद रखेंगे कि नहीं, टोटल 5 टॉपिक्स हैं। PDF जरूर डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा एक बार। तो हिस्ट्री खत्म हुआ, अब हम लोग ज्योग्राफी पे चलेंगे। थोड़ा सांस लीजिए और वीडियो को हाइप कीजिए, ठीक है। और शेयर भी कर दिया करिए, कम से कम 1-2 मित्रों को तो आप शेयर कर ही सकते हैं, क्योंकि ये महा रिवीजन है। इस समय ज़्यादातर लोग MCQ ही करवा रहे हैं, धुआंधार ले MCQ ले MCQ। अब मैं तो सोच रही हूँ कि यार मैंने इतने MCQ करवा दिए, हर एक चीज़ पढ़ा दी, अब आखिर ऐसा क्या MCQ में करवा दूँ। फिलहाल इसी वजह से मैंने ये सोचा कि कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, उन टॉपिक्स को ही एक बार आपको शॉर्ट नोट के माध्यम से बता दूँ, ताकि अगर कुछ रह गया हो आपका तो वो भी ख़त्म हो जाए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पृथ्वी के अंदर भूकंप, पवन, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सबसे पहले ना पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखेंगे। ये जो पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, इससे क्वेश्चन खूब बनता है। आपने नाम तो सुना ही होगा, शियाल, सीमा, नीफे। मुझे याद है जब 2020 में मैंने UP टेट का एग्जाम दिया था तो उसमें ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आज हम लोगों की साइड बारिश हो रही है, आप लोगों की साइड का क्या हाल है बताएं ज़रा। हम UP से हैं और हमारे यहाँ बारिश हो रही है, आप लोग बताएं, क्योंकि कई सारे स्टेट से लोग यहाँ पे जुड़ते हैं। चलिए, सबसे पहले ना ये जो हमारी धरती है उसकी आंतरिक संरचना में आपको ये एक चित्र दिखाती हूँ, ठीक है। इस चित्र को देखिए, दिख रहा है ना आपको ये चित्र, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ये जो चित्र है ना, ये अर्थ की लेयर ही है। आप यहाँ पे देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, ये सबसे आंतरिक लेयर है जिसको हम लोग कोर कहते हैं, ठीक है। ये उससे बाहर की लेयर है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं, और ऊपर वाले को क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोगों को मैंने एक चित्र बना के दिखाया हुआ था और इस चित्र को मैं बाद में बताती हूँ। याद आ रहा है, ऐसा एक चित्र बनाया था, याद आ रहा है कि नहीं, याद तो आ ही रहा होगा, एकदम हल्का हल्का सा। और फिर मैंने आपको बताया था सियाल, ठीक है, फिर बताया था सीमा, फिर बताया था नीफे। ये भी याद आ रहा है कि नहीं, याद तो आ रहा है मैम, लेकिन बहुत हल्का हल्का। ठीक है, तो ये जो सियाल, सीमा, नीफे है, इससे ही क्वेश्चन खूब बनता है हमारे यहाँ। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा इस वाले चित्र को, ठीक है। ये देखिए, ये जो चित्र है, इस चित्र में बहुत अच्छे से चीज़ें आपको बताई गई हैं। कलर जो है अच्छे से देखिएगा तो आपको समझ आएगा। देखिए, जो हम लोग कहते हैं ना क्रस्ट, मेंटल कोर, उसको आप देखिए। जो क्रस्ट होता है ना, ये समझिए, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मेंटल है और यहाँ से यहाँ तक कोर है, ठीक है।
कलर मैं भी चेंज कर दूँ, ठीक है। तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये क्या है, ये मेंटल है, ये कोर है, और उसके ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम लोग कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं, क्रस्ट। ये जो क्रस्ट होता है इसको भी हम लोग एक तो अपर क्रस्ट, दूसरा लोअर क्रस्ट, और ऐसे ही अपर मेंटल, लोअर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, इस तरह से हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन बनता है कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वो किसके बनी है और जो महासागरीय क्रस्ट है वो किसकी बनी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार यही वाला क्वेश्चन रिपीट होता है। तो आप याद रखना, जो सियोल है यानी कि जो हम लोग शियोल कहते हैं, सियोल, ये क्या है, ये सिलिका और एल्यूमिनिया है, ठीक है। क्या है, सिलिका और एल्यूमिनियम है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। और इस ये किसका है, मतलब कि हम लोग किसको कहते हैं कि ये सियोल का बना हुआ है। तो आप याद रखना, जो महाद्वीपीय क्रस्ट है, ठीक है, तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी लेयर है वो है क्रस्ट, ठीक है। तो जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वो बनी हुई है सियाल की। वही आपसे क्वेश्चन बनता है महासागरीय क्रस्ट। तो जो महासागरीय क्रस्ट है वो किसका बना हुआ है, वो बना हुआ है सीमा का। किसका बना है, सीमा का। महासागरीय क्रस्ट, क्या, महासागरीय क्रस्ट। तो जो महासागरीय क्रस्ट है वो सीमा से बना हुआ है, सिलिका और मैग्नीशियम। जो महाद्वीपीय क्रस्ट है वो बना हुआ है सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, ठीक है। ये एकदम याद रखना। फिर उसके बाद आता है नीफे। तो जो कोर है हमारा वो नीफे है, इट मीन्स निकिल और फेरस। फेरस इट मीन्स आयरन। तो इसका मतलब इससे मिलकर के बना हुआ है हमारा कोर वाला हिस्सा, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखिए, ये है हमारा कोर, ठीक है। ये है हमारा मतलब कि क्या बोलते हैं, मेंटल, ये जो पूरा हिस्सा है, और ऊपरी वाला जो लेयर है वो है हमारा क्रस्ट, ठीक है। तो आप याद रखना, ये जो हिस्सा है ये क्या हो जाएगा, क्रस्ट। फिर ये जो हिस्सा है ये हो जाएगा मेंटल, और ये अंदर वाला जो हिस्सा है वो हो जाएगा हमारा कोर। याद रहेगा कि नहीं। कुछ ना भी याद रहे, बस आप इतना ही याद रखना कि मतलब कि शियोल क्या है, सीमा क्या है, नीफे क्या है, किससे मिलकर के बना हुआ है। बार बार हमारे एग्जाम में यही क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, सबसे पहले परपटी की बात करेंगे। क्रस्ट जो कि सबसे ऊपरी और पतली परत होती है, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है, ठीक है। तो परपटी हमारी पृथ्वी की जो लेयर है उसमें सबसे ऊपरी लेयर होती है, सबसे पतली परत होती है, ठीक है। महाद्वीपों पर यह सिलिका और एल्यूमिना यानी शियोल से बनी है, और महासागरों में ये सिलिका और मैग्नीशियम यानी सीमा से बना हुआ है, ठीक है। दूसरा जो है वो है मेंटल। ये बीच की परत होती है, 2900 किलोमीटर की गहराई तक आपको देखने को मिलेगी। फिर आता है क्रोड, जिसको हम लोग कोर कहते हैं। यही सबसे आंतरिक परत होती है जो कि निकिल और लोहे की बनी है, जिसे हम लोग नीफे कहते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्य रूप से किनसे बनी हुई है। तो मैंने आपको बता दिया, नीफे यानी कि निकिल और फेरस। तो इतना तो आपको याद ही रहेगा, ये ही इतना इंपॉर्टेंट है। फिर देखेंगे भूकंप। आप लोग सुनते होंगे ना कि भूकंप आया है। भूकंप का जो उद्गम केंद्र है वो क्या है, और इसमें दो शब्द आते हैं, एक तो है अधिकेंद्र और एक है उद्गम केंद्र। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो देखिए, ये जो फोकस होता है, उद्गम केंद्र जिसको हम कहते हैं, तो ये जमीन का वो हिस्सा होता है जहाँ पे भूकंप आता है, ठीक है। यानी कि जो भूकंप मूल, इसी को हम लोग कहते हैं, जहाँ पे भूकंप आया उसे हम कहते हैं भूकंप मूल। और हम लोग जो न्यूज़पेपर मतलब न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं ना कि भूकंप का एपी सेंटर, अधिकेंद्र, तो वो जो हिस्सा होता है उसका मतलब है कि धरती पर कहाँ पे हम लोगों ने महसूस किया भूकंप का झटका। तो सर्वप्रथम जहाँ पे भूकंप के झटके लोगों को महसूस होते हैं उसे हम लोग कहते हैं एपी सेंटर यानी अधिकेंद्र। यही महत्वपूर्ण भी होता है, ठीक है। हम लोगों से इससे मतलब नहीं होता कि इसका उद्गम केंद्र कहाँ है, धरती के भीतर कहाँ ये उत्पन्न हुआ, नहीं, धरती के ऊपर जहाँ हमको महसूस हुआ वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा मतलब अंतर है, ध्यान रखिएगा। सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी है, इसके नीचे से भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस हुए, ठीक है। तो ये हिस्सा है जहाँ से मतलब कि जहाँ पे भूकंप का उद्गम हुआ, और ये ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ से हमें आपको भूकंप का जो है मतलब महसूस हुआ कि हाँ यहाँ भूकंप आया है। तो जहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ है उसे हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है। तो ज़मीन के नीचे का स्थान होता है। जहाँ पे हमें मतलब कि फील होता है कि हाँ भूकंप आया हुआ है, वो उद्गम केंद्र के सीधे ऊपर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डांस करते हुए सर्पलाकार में ऐसे से मटकते आएगा, नहीं, सीधे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और सर्वप्रथम यहीं पे हमें झटका महसूस होता है, और सर्वाधिक जो तबाही है ना वो एपी सेंटर पे ही होती है, यानी कि जहाँ पे सर्वप्रथम भूकंप के झटके महसूस होंगे वहीं पे सर्वाधिक तबाही होगी। जाहिर सी बात है ना कि सबसे ज़्यादा वेग तो वहीं पे आएगा। तो ये दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, खूब एग्जाम में बनते हैं। आगे देखिए, भूकंप को मतलब कि मापने के लिए रिएक्टर पैमाने का यूज़ किया जाता है, रिक्टर स्केल। इस पे इसकी तीव्रता मापी जाती है। 6 से 7 तीव्रता वाला भूकंप सर्वाधिक विनाशकारी होता है। भुज का भूकंप आपको एज एग्जाम्पल याद रखना है।
फिर देखिए, भूकंप के उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? उसी को कहा जाता है एपी सेंटर यानी कि अधिकेंद्र। क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। ठीक है, चलिए इसमें ये इम्पॉर्टेंट था। फिर पी और जो तरंगे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखना, पी तरंगे, यस तरंगे और यल तरंगे, ये तब मैंने बताया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम लोग ना सैल और चट्टान देखेंगे। तो आपको मैं पहले एक पॉइंट बताती हूँ, फिर आप समझिएगा। देखिए, ये सपोज दैट हमारी प्यारी पृथ्वी है। ठीक है, हमारी ये प्यारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी के भीतर हमने अभी आपको बताया कि सबसे जो आंतरिक परत है वो किससे बनी है? नीफे यानी कि सिलिका और सॉरी निकिल और फेरस। तो हमारी जो धरती है उसमें आप देखिए लोहा वगैरह आराम से भरा पड़ा हुआ है। और दूसरी चीज़, आपने ये चीज़ तो सुना ही होगा कि बहुत गर्म है। तो हमारी धरती के भीतर बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, वो अपने भीतर की गर्मी को कैसे निकालती है? ज्वालामुखी के माध्यम से निकालती है। क्या निकालती है? ज्वालामुखी के माध्यम से निकालती है। तो ये जो ज्वालामुखी का ये जो मतलब बाहर निकलने वाला हिस्सा है, जब तक ये धरती के भीतर रहता है तब तक इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। जब ये धरती के बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के भीतर गर्म तप्त मैग्मा जब बाहर निकलता है लावा के रूप में, उसका विस्तार होता है, फैलता है, उसके बाद जब वो ठंडा होता है तो उससे एक चट्टान बनती है। और उस चट्टान को हम लोग नाम क्या देते हैं? उसे हम लोग नाम देते हैं इग्नियस रॉक्स या आग्नेय चट्टान या प्राथमिक चट्टान। ठीक है, तो मेन खेल यही का है, यहीं से ये चक्र चलेगा। यही जो मतलब इग्नियस चट्टान है, जब बहुत ज़्यादा धूप ऊप होगी, बहुत ज़्यादा मतलब कि कभी ठंडी हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी धूप है, कभी बारिश है, तो आप देखिए कोई भी पत्थर हो, जब उसको मतलब सर्दी गर्मी धूप छाँव सब कुछ सहना होता है तो धीरे धीरे ना उसमें क्रैक पड़ता है। ठीक है, तो वो पत्थर क्या होता है? चटक जाता है। चटक के फिर धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में इधर उधर हो जाता है। तो वैसे ही ये जो आग्नेय चट्टान है, इसी आग्नेय चट्टान से क्या होता है? आगे चल करके क्रैक वगैरह पड़ती है, फिर बारिश हुई, उसके साथ साथ आंधी पानी आया और इससे जो है जो चट्टान है वो एक जगह से हट के दूसरे जगह पे चली गई। तो कुल मिलाकर के ऐसे धीरे धीरे हजारों सालों में आप देखो कि एक के बाद एक परत इसी आग्नेय चट्टान की ही दूसरी जगह पर इकट्ठी होती जाती है। और इससे क्या होता है? इससे जो है आप समझ ही रहे, क्रैक इट मीन्स अवसाद। तो इससे एक अलग तरह की चट्टान का निर्माण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। ठीक है, तो ये जो अवसादी चट्टान है, ठीक, आपको याद रहेगा अवसादी चट्टान, ये जो अवसादी चट्टान है और जो आग्नेय चट्टान है, यही दोनों चट्टानें जब बहुत ज़्यादा धूप, बहुत ज़्यादा इट मीन्स बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर को झेलती हैं, तो इन दोनों का ही रूप जो है वो चेंज हो जाता है। और उसके बाद जिस चट्टान का निर्माण होता है उस चट्टान को हम लोग कह देते हैं मेटामॉर्फिक या फिर कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। धीरे धीरे फिर ये चट्टान हमारी धरती के अंदर गया, फिर से गर्म तप्त मैग्मा बना, फिर से बाहर निकला। तो इसी तरह से ये जो चक्र है वो चलता रहता है। ठीक है, तो आप याद रखना, आग्नेय, आग्नेय से मतलब कि अवसादी, अवसादी से रूपांतरित, रूपांतरित से फिर से आप देखो तो मैग्मा। ठीक है, ये क्रम पूछा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं चट्टानों का साइकिल। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग। तो सैल और चट्टानों में सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग इग्नियस रॉक्स देखेंगे यानी कि आग्नेय चट्टान देखेंगे। तो ये देखिए मैग्मा या लावा के ठंडा होने से बनती है। फॉर एग्जांपल बेसाल्ट, ग्रेनाइट। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको याद रहना चाहिए। इन्हें ही क्या कहते हैं? प्राथमिक चट्टान, क्योंकि पृथ्वी के भीतर के गर्म तत्व मैग्मा से इनका निर्माण हो रहा है, इसी वजह से इनको प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। फिर देखिए क्या हो रहा है? सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टान। यहाँ देखिए हवा पानी द्वारा लाए गए कणों यानी अवसाद के जमने से बनती है और इसमें फॉसिल्स बनते हैं, यानी कि इसमें ना आप देखिए कि जीवों के अंश मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कई सालों बाद इसका जो है निर्माण होता है, परत दर परत, परत दर परत चढ़ती जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि आंधी पानी के साथ यानी कि पानी के साथ बहाव में केवल और केवल पानी ही जाएगा, नहीं, पानी के साथ साथ हो सकता है कुछ जीव जंतु हैं वो भी मरे और उसमें दब गए। तो जब उसमें मरे और दब गए तो जाहिर सी बात है कि उनके अंश तो मिलेंगे ना। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है कि इसको मतलब जीवाश्म में कौन से चट्टान में मिलते हैं? अवसादी में मिलते हैं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बन सकता है और आपसे लिख के दे देंगे कि आग्नेय जो सैल है उसमें जीवाश्म में मिलते हैं, तो आप कह देना नहीं भैया उसमें कहाँ से जीवाश्म मिलेंगे। चलिए तीसरा जो है वो याद रखना, और इसके पहले इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। अवसादी के जो एग्जाम्पल है वो है बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। बचा हमारा कायांतरित, ये है मेटामॉर्फिक। तो बहुत ज़्यादा ताप दाब झेल करके यही जो मतलब कि अवसादी और आग्नेय शैल है इन्हीं से बनता है हमारा कायांतरित चट्टान। एग्जाम्पल में देखिए संगमरमर और स्लेट। ठीक है, चलिए ये पूरा साइकिल मैंने बता दिया, इन सब के आपको नाम पता होना चाहिए या सब आप देख ही लीजिएगा। चलिए
कह रहे हैं कि किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। मैंने बता दिया सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, मेटामॉर्फिक में नहीं मिलेंगे, केवल सेडिमेंट्री में मिलेंगे। फिर देखिए पवन यानी विंड्स, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो 3 तरह की पवनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले स्थायी पवनें, जो पूरे साल भर एक ही दिशा में चलने वाली हैं, उन्हें हम कहते हैं स्थायी पवनें। कुछ मौसमी पवनें होती हैं, कुछ स्थानीय पवनें हैं, जैसे हमारे यहाँ लू। बादलों की गरजने की आवाज़ कुछ सुनाई दे रही होगी आपको, क्योंकि हमारे यहाँ पता है ना कि बारिश हो रही। चलिए, तो जो स्थायी पवनें हैं यानी कि परमानेंट विंड्स, अगर हम इनकी बात करें तो व्यापारिक पवनें यानी ट्रेड विंड्स और पछुआ पवनें, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं अस्थायी पवनों के, और ये साल भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, बहती रहती हैं। आगे देखिए दूसरा जो है वो है मौसमी पवनें, सीजनल विंड्स, यानी कि किसी खास मौसम में ही चलेंगी, तो ऋतु के अनुसार अपनी दिशा चेंज करती हैं। जैसे भारत में मानसून, ठीक है, जैसे मानसून में हम लोग कहते हैं ना दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व, कौन सा मानसून, दक्षिण पश्चिम तो सबको पता है, और दूसरा यानी कि जो ये लौटता हुआ मानसून है, अभी वर्तमान में जो बारिश हम लोगों के यहाँ हो रही है, क्यों हो रही है, चलिए कमेंट करके बताइए। तो आगे देखिए स्थानीय पवन, तो किसी छोटे क्षेत्र में चलने वाली जो सीजन में ही चलती है, ऐसा नहीं कि हमेशा चलती है, किसी छोटे क्षेत्र में चलेगी और एक खास मौसम में चलेगी, तो इस तरह की जो पवनें हैं वो है हमारे स्थानीय पवनें। कुछ पता हो या ना पता हो, भारत देश की लू आपको पता होना चाहिए। वैसे सिमुक भी एक स्थानीय पवन है, लेकिन आपको लू का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया में ये जून जुलाई के महीने में बहुत भयानक चलती है, ठीक है। मम्मी पापा कहते हैं बेटवा बाहर ना जाए, लू लग जाए, तो ये जो लू लग जाने वाली बात है वो इसी लू की वजह से ही है। क्यों? क्योंकि उस समय एक बहुत ही रूखी सूखी और बहुत ही गर्म हवा चलती है, जो हमारी बॉडी के अंदर का जो मतलब नमी है ना, वो उसको सोख लेती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि भारत में गर्मियों के दिनों में चलने वाली गर्म और सूखी स्थानीय पवन को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा आप, लू। चलिए, महासागरीय जल, ज्वार भाटा, खूब क्वेश्चन बनता है, खूब 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 क्वेश्चन बनता है इससे। इसको मैंने एनिमेशन से समझाया हुआ है, आप लोगों ने देखा नहीं होगा, देख लीजिए, अभी भी कुछ बड़ा बिगड़ा नहीं है, फिलहाल के लिए अभी देखिए शॉर्ट में। तो हम लोग महासागरीय जल यानी ज्वार भाटे की यदि हम बात करें तो देखिए, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो महासागर है ना, इनका पानी स्थायी नहीं होता। अर्थात अगर कोई कहे कि जैसे गढ़ही उड़ही का जो पानी होता है, गढ़ही नदी, इन सब का पानी क्या होता है, कभी कभी आप देखिए स्थिर हो जाता है, एकदम शांत। लेकिन महासागर में जो पानी है वो कभी भी शांत नहीं होता। महासागर में 3 प्रकार की गतियां होती हैं जो इसको हमेशा ही चलायमान रखती हैं। तो गाना है ना, ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार वाला तो वो समुद्र के लिए नहीं बना है, वो गढ़ही गुड्डा नदी के लिए बना हुआ है, ठीक है। चलिए, कौन कौन सी वो गतियां हैं समुद्र की, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो हमारी तरंगे हैं, और दूसरा ज्वार भाटा है, ज्वार भाटा तरंगे, यही तरंगों का ही विशाल रूप सुनामी कहलाता है, ठीक है। तो तरंगे हैं, ज्वार भाटा है, और इसके साथ साथ जो महासागरीय धाराएं हैं वो, ये 3 तरह की गतियां हैं जो महासागरों को हमेशा ही चलायमान रखती हैं। कभी भी महासागर मतलब कि क्या बोलते हैं, स्थायी नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि वो एकदम शांत बैठा हुआ है, नहीं। चलिए आगे देखिए, यहाँ जो मतलब कि उतार चढ़ाव के साथ एनी टाइम चलती रहती हैं वही लहरें हैं, जब वो विकराल रूप रखती हैं तो उनको हम सुनामी कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। ज्वार भाटा की बात करेंगे तो दिन में 2 बार समुद्र के पानी का ऊपर उठना और नीचे गिरना, यही है ज्वार भाटा की प्रक्रिया, जो कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा होता है, ठीक है, याद रहेगा आपको कि दिन में 2 बार नियमित रूप से समुद्र का पानी का ऊपर उठना फिर नीचे गिरना, इससे ज्वार भाटा कहा जाता है। ऊपर उठने को ज्वार कहते हैं, नीचे गिरने को भाटा कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे सपोज दैट ये आकृति बनी हुई है, ठीक है, ये है धरती, ये है चंद्रमा, ये है सूर्य, ठीक है, ये आकृति बनी हुई है, इसका मतलब है आप बताओ कि किस टाइप का मतलब कि आया हुआ है हमारे यहाँ ज्वार, क्या ये लघु ज्वार है या दीर्घ ज्वार है। तो आप याद रखना, जब भी ये एल आकृति बनती है, कौन सी आकृति, यल आकृति बनती है, तो आप समझ लेना कि इस टाइम पे बहुत ही हल्के यानी कि निम्न कोटि के ज्वार आएंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो सूर्य अपनी तरफ बल लगा रहा है, चंद्रमा अपनी तरफ बल लगा रहा है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पावरफुल जो ज्वार है, यानी कि पानी बहुत ऊंचाई तक नहीं उठता है। लेकिन अगर सपोज दैट इस तरह की कोई स्थिति बन गई कि ये है धरती और ये है सूर्य, ये है चंद्रमा, यानी कि डायरेक्ट इस तरह की अगर पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा तीनों ही एक सीधी रेख में आ गए हैं, तो आप समझिए इस टाइम पे सबसे ज़्यादा बड़े ज्वार आएंगे, पानी सबसे ज़्यादा ऊपर तक मतलब कि उठेगा, और उस स्थिति को हम कहते हैं दीर्घ ज्वार, ठीक है। तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले
स्प्रिंग टाइड यानी कि बृहद ज्वार, ये भी मतलब जो बृहद ज्वार है इसमें क्या होता है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। सामान्यतः ये पूर्णिमा और अमावस्या को होने वाली घटना है और सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, ठीक है। वहीं जो लघु ज्वार होते हैं यानी कि नीप टाइड, जब चंद्र और जो सूर्य है वो समकोण यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तब होता है। तो मैंने अभी बताया ना कि ये है पृथ्वी, ये है मून और ये है सन। आप देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं कि नहीं, ऐसे ही तो बनता है ना 90 डिग्री का एंगल, तो वही चीज़ है। चलिए आगे देखिए, बृहद ज्वार क्वेश्चन बन चुका है कि बृहद ज्वार कब आता है। तो आप याद रखना कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तब बृहद ज्वार आता है। फिर देखिए 5 टॉपिक इसका भी समाप्त हो गया भूगोल का। अब आता है हमारा नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स या पॉलिटी, और बहुत महत्वपूर्ण है स्थानीय शासन। आज हम लोग देखने वाले हैं, मीडिया और जेंडर देखेंगे। सबसे पहले ना पंचायती राज की बात करेंगे, बहुत 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 महत्वपूर्ण है। हमने आपको बताया हुआ है कि जो हमारे यहाँ सरकार है उसके 3 लेवल्स हैं, कौन कौन सी। एक तो है केंद्र सरकार, दूसरी है राज्य सरकार, तीसरे हैं स्थानीय स्वशासन। ये जो स्थानीय स्वशासन है इसी में आपको 2 तरह का स्थानीय स्वशासन देखने के लिए मिलेगा। एक तो गांव के लिए जिसे हम लोग गांव की पंचायत कहते हैं, और दूसरा शहर के लिए जिसे हम लोग शहरी पंचायत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले गांव की जो पंचायत है उसके बारे में देखेंगे, उसकी समितियां देख लेंगे, उसकी संरचना देख लेंगे। सबसे पहले ना समितियों को ही देखने को मिलेगा आपको क्रोनोलॉजी में, क्योंकि क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है आपसे। तो 3 जो है सबसे महत्वपूर्ण समितियां हैं। सबसे पहली जो समिति है वो है बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम दिमाग खोल के बैठिए। 1957 की ये बात है। जो बलवंत राय मेहता जी हैं, आप देखिए इन्हें पंचायती राज का वास्तुकार कहा जाता है। वर्तमान में आप देखिए हमारे यहाँ जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो इन्हीं के सिफारिश पे लागू है। और आगे देखिए या मतलब कि जो सिफारिश इन्होंने की थी वो क्या की थी, लोकतांत्रिक मतलब विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय जो पंचायती राज का सुझाव है वो इन्होंने ही दिया था। और वो त्रिस्तरीय क्या है, तो ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर। तो आज हमारे यहाँ क्या होते हैं, गांव स्तर में देखिए गांव के मतलब कि प्रधान होते हैं, फिर ब्लॉक स्तर पर क्या होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं, और जिला स्तर पर आप देखिए जिला पंचायत समिति और जिला पंचायत अध्यक्ष कुल मिलाकर के, ठीक है। पंचायती राज का जो त्रिस्तरीय ढांचा है उसको आप यहाँ पे देख लीजिए, मैंने बता ही दिया। हालांकि देखिए ग्राम सभा, ठीक है, ये जो ग्राम सभा है इसमें वही लोग आते हैं जो मतदाता हैं। ऐसा नहीं है कि निर्वाचन क्षेत्र में आपका नाम नहीं है तब भी आप ग्राम सभा के हो, तो नहीं। अगर निर्वाचक क्षेत्र में आपका नाम नहीं है फिर आप ग्राम सभा के तो नहीं माने जाओगे, ठीक है, ग्राम सभा के कुल मिला के सदस्य नहीं माने जाओगे, ठीक। यहाँ देखिए इस ग्राम सभा के प्रमुख क्या कहलाते हैं, सरपंच या मुखिया कहलाते हैं, ठीक है। ग्राम स्तर पे जो प्रमुख है वो कौन है, सरपंच या मुखिया कहलाते हैं। फिर उसके बाद देखिए उससे ऊपर यहाँ देखिए प्रमुख कौन है, तो ये हो जाएंगे ब्लॉक प्रमुख, ठीक है, कौन हो जाएंगे, ब्लॉक प्रमुख। और ये पंचायत समिति या खंड स्तर पे माना जाता है। ऐसे ही डायरेक्ट बन जाएगा कि पंचायत समिति या खंड स्तर पे कौन चुना जाता है। फिर सबसे ऊपर जिला प्रमुख यानी कि जिला पंचायत जो सदस्य हैं या जिला पंचायत अध्यक्ष वो हो जाएंगे। तो जिला परिषद या जिला स्तर पे ये होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो 3 लेवल्स पे हमारे यहाँ पंचायती राज का सिस्टम है वो क्या है, गाँव स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे, ठीक है। बलवंत राय मेहता जी के द्वारा ये सिफारिश की गई थी, तो इसको आपको पता ही होना चाहिए। ये जो पंचायती राज सिस्टम है 1959 में सर्वप्रथम इसको नागौर में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था, ये भी पता होना चाहिए। दूसरी जो समिति बनी है पंचायती राज से वो कौन सी है, वो है अशोक मेहता समिति, 1977 में बनी। इनके द्वारा त्रिस्तरीय जो ढांचा है उसकी बात नहीं की गई, इन्होंने सीधे 2 स्तरों की बात की है। इनके द्वारा 2 स्तरीय ढांचे की जो सिफारिश है वो की गई, मंडल पंचायत और जिला परिषद, ठीक है। इन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को भी चुनाव में हिस्सा लेना चाहिए, हालांकि इनका जो सिफारिश है उसको पूरी तरह से माना नहीं जाता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण समिति है वो है एलएम सिंघवी समिति, ठीक है, 1986 की है। सबसे महत्वपूर्ण जो सिफारिश इन्होंने दी वो क्या है कि इन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए, तभी से वे सही मतलब कि तभी वे सही से काम करना स्टार्ट कर पाएंगी। और इसी के आधार पर आप देखिए कि आगे चल करके जो 73rd अमेंडमेंट है वो किया गया, यानी 73वां संविधान संशोधन किया गया हमारे संविधान में। तो अगर आपसे कहें कोई कि आप चलो बताओ कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो कौन सी समिति की सिफारिश पर किया गया, तो एलएम सिंघवी समिति की सिफारिश पे, ठीक है। आगे देखिए जो 73वां संविधान संशोधन है ये महत्वपूर्ण है, 1992 में किया गया है। इसको लागू किया गया है 24 अप्रैल 1993 को, और यही कारण है कि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है।
क्या बदलाव हुए? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, ठीक है। याद रखना कि संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसके साथ-साथ 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे केवल 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान संशोधनों के माध्यम से 9, 10, 11, 12 जो अनुसूची है वो जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई। पंचायतों के लिए इसमें 29 विषय दिए गए, जैसे एग्रीकल्चर, सड़क, पेयजल आदि, ठीक है। महिलाओं के लिए पंचायतों में 33% यानी 1/3 आरक्षण का भी प्रावधान किया गया। ये एकदम याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ है। कभी कभी ना आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है, चलो बताओ ग्राम सभा जो है वो क्या होता है। तो गांव के सभी वयस्क जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, उन्हें ही हम लोग कहते हैं कि ये ग्राम सभा के मेंबर्स हैं। ग्राम पंचायत, वार्ड पंच और सरपंच यानी मुखिया, इनका कार्य क्या है? तो भाई यही काम करना अपना। ग्राम सचिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ना खूब कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। आप याद रखना कि जो सेक्रेटरी है इनका चुनाव नहीं होता। ऐसा नहीं कि हम और आप इनको चुनते हैं प्रधान जी की तरह, नहीं, इन्हें सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये सरकारी कर्मचारी होते हैं और इनका काम क्या है? ग्राम सभा और पंचायत की जो बैठकें बुलाना और जो कार्यवाही वगैरह है उनका रिकॉर्ड करना। मेरे यहाँ मैंने कभी ये सब नहीं देखा है। आप लोग बताओ, क्या आप लोगों के यहाँ ये जो ग्राम पंचायत है इसमें ग्राम के सचिव वगैरह हैं, कौन है? हमें तो आज तक पता ही नहीं चला कि हमारे गांव में इस तरह की कोई संरचना है, कोई आता है कि नहीं आता है। बस इतना पता है कि प्रधानी का चुनाव होता है, प्रधान को चुन दो तो प्रधान अपना प्रधानी जीतने के बाद फिर गांव छोड़ के जाएंगे, शहर में करोड़पति हो जाएंगे। क्योंकि सारा का सारा जो स्कीम वगैरह आता है, सारा पैसा खा खा करके उनका पेट इतना बढ़ जाता है, एक ही साल के भीतर वो मतलब करोड़ों का मकान खरीदने की औकात आ जाती है। उसके पहले उनके पास इतना पैसा नहीं था। प्रधान बनते ही तुरंत 1 साल के भीतर वो करोड़पति हो जाते हैं। ऐसा क्या हुआ? खैर आगे देखिए। चलिए, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए त्रिस्तरीय जो ढांचा है उसकी सिफारिश कौन की थी? तो मैंने बता दिया, बलवंत राय मेहता जी ने। फिर देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के माध्यम से मिला? 73वां संविधान संशोधन 1992। फिर भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितने विषय रखे गए? मैंने बता दिया, 29 विषय। चलिए, जब गांव का प्रशासन देखा है तो शहरी वाला भी देख लेते हैं। गांव के लोगों को ना, गांव वाला तो समझ आ गया होगा कि हाँ भैया, हमारे यहाँ चुनाव ऐसा कुछ होता है, हम लोग प्रधान जी को चुनने जाते हैं, फिर वहीं पे बीडीसी को जो है चुनते हैं, और बीडीसी के बाद हम लोग वहीं पे जो जिला पंचायत के सदस्य हैं उनको भी चुन लेते हैं। शहर वाला नहीं समझ आता, तो शहर वाला भी समझ लीजिए आज, ठीक है। जो 74वां संविधान संशोधन है, इसी के तहत शहरी जो प्रशासन है उसमें आपको देखने को मिलेगा बदलाव। 1992 में ये भी हुआ था, 1993 में लागू हुआ। यहाँ पे देखिए, संवैधानिक दर्जा मिल जाता है नगर पंचायत को, ठीक है। उद्देश्य क्या था कि जो शहरी इलाके हैं इनमें लोकतंत्र को थोड़ा मजबूत करना। लागू कब हुआ है? 1 जून 1993 को। क्या कुछ बदलाव हुए हैं? तो संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई 12वीं, और भाग कौन सा जोड़ दिया गया? भाग 9A या भाग 9 का, ठीक है। तो 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई संविधान में? याद रखना, 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से। आगे देखिए, जैसे पंचायतों को हमने देखा कि मतलब गांव की पंचायतों को 29 विषय थे, वैसे ही जो शहरी पंचायत है उनको 18 विषय सौंपे गए, ठीक है। जैसे सड़क हो गया, पुल, पार्क, फायर ब्रिगेड आदि, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा, ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ भी यानी कि जो शहर की पंचायत है उसमें भी त्रिस्तरीय ढांचा है। जनसंख्या और आकार के हिसाब से इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो पहला देखिए, नगर पंचायत। तो ये इलाका जो गांव से शहर में बदल रहा है, संक्रमणशील क्षेत्र है, यानी कि कोई बड़ा सा कस्बा है, यानी कि बहुत बड़ा ये कोई नगर नहीं है, बस अभी कस्बे में ही कन्वर्ट हो रहा है। तो वहाँ पे नगर पंचायत का चुनाव होता है, नगर पंचायत वहाँ पे काम करती है। वहीं आप देखिए म्युनिसिपल काउंसिल, तो ये नगर पालिका परिषद छोटे शहरों के लिए होती है, और इसके जो हेड होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? चेयरमैन या अध्यक्ष कहा जाता है। कह रहे हैं चेयरमैन ही। अभी आप सुनते होंगे गाँवों में कि भैया हुआ जो पड़ोस में रहा नहीं हुआ चेयरमैन ही आ गया है, अब हुआ चेयरमैन चुना जाइए, हुआ गाँव का प्रधान ना चुना जाइए। तो सुना तो होगा ही भाई, मैंने तो सुना है, तभी मैं बता रही हूँ। हमारे गाँव से लगभग 20 किलोमीटर दूर थोड़ा सा है, एक इलाका है कटरा तो वहाँ पे ना सुनने में आया भैया चेयरमैन ही आ गया है। तो कुछ बहुएँ हैं वही आके बताती हैं, भैया हमारे यहाँ चेयरमैन ही आ गया है। अब मैं सोच रही हूँ ये चेयरमैन ही आ गया है क्या मतलब? फिर समझ गई, अच्छा ये मसला हो रहा है। ठीक है, चलिए। सबसे जो बड़े शहर होते हैं यानी कि जो महानगर हैं, वहाँ पे देखिए नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। इसके जो हेड हैं इनको क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है।
प्रशासनिक अधिकारी जो है देख लीजिए, तो सरकार के द्वारा नियुक्त जो म्युनिसिपल कमिश्नर यानी आयुक्त हैं, इनके जो निर्णय है ये लागू करने का काम होता है। ठीक है, बड़े शहरों में जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, इसमें जनता के द्वारा चुने गए जो पार्षद हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए तो और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये जो पार्षद हैं ये कौन होते हैं, तो आप देखिए, आपने देखा होगा ना कि जो हमारे गांव होते हैं, गांव से इसको कोरिलेट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि गांव को ना कई सारे वार्डों में डिवाइड किया रहता है। तो ये जो गांव कई सारे वार्ड में डिवाइड होते हैं, इसमें से हम लोग किन को चुनते हैं, इसमें से हम लोग बीडीसी को चुनते हैं, और यही बीडीसी लोग फिर जा करके अपने ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं। ये समझ आ रहा है। ऐसे ही जो शहर है, शहरों को भी कई सारे वार्डों में डिवाइड किया गया रहता है। ठीक है, हर एक वार्ड से कौन चुना जाता है, तो एक जो है पार्षद चुना जाता है। क्या चुना जाता है, पार्षद चुना जाता है। तो जैसे हम लोगों के यहाँ बीडीसी होते हैं गांव में, वैसे ही शहर में हर एक वार्ड से कौन चुने जाते हैं, पार्षद चुने जाते हैं। चलिए आगे देखिए, ये जैसे मतलब कि कहाँ पे पार्क बनेगा, ये सब काम कौन तय करते हैं, तो पार्षद तय करते हैं, और उसको लागू करने का जो काम होता है वो कमिश्नर और कर्मचारी का होता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 74वां जो संविधान संशोधन है शहरी स्थानीय निकाय, इसमें देखिए संक्रमणशील जो क्षेत्र है यानी कि छोटा मोटा जो कस्बा है उसे वहाँ पे नगर पंचायत, उससे जो बड़े क्षेत्र हैं वो हो जाते हैं वहाँ पे नगर पालिका परिषद, और जो सबसे बड़े शहर हैं नगर निगम वाले वो होते हैं बड़े नगर या बड़े शहर। यहीं पे जो है चुनाव होता है किनका, महापौर का। चलिए आगे देखिए, तो महापौर जो है देखिए, मेयर और पार्षद ये दोनों एक ही व्यक्ति नहीं है, इनमें काफ़ी सारा अंतर होता है, उसको हम आगे देख लेंगे। ये देखिए जो मैंने आपको बता दिया वही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक वार्ड से हम लोग क्या चुनते हैं, बीडीसी चुनते हैं। यही जो बीडीसी लोग हैं ये लोग क्या चुनते हैं, ये लोग जा करके अपने जिला मतलब देखो कह रहे हैं जिला जो ब्लॉक प्रमुख हैं उनका चुनाव करते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है कि हर एक गांव को छोटे छोटे वार्ड में बांटा जाता है, शहर को भी वार्ड में बांट लेते हैं। ठीक है, जो वार्ड का नेता होता है, जनता जैसे हम लोग वोट दे करके बीडीसी को चुनते हैं, वैसे ही शहर में लोग वोट दे करके अपने पार्षद को चुनते हैं, और सारे जैसे हमारे यहाँ सारे बीडीसी मिलकर के अपना ब्लॉक प्रमुख चुनते हैं, वैसे ही सारे के सारे पार्षद मिलकर के अपना महापौर चुन लेते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है। जैसे हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुख होते हैं, कहते हैं ना भैया ब्लॉक प्रमुख, हाँ चाचा हमरे तो ये जो ब्लॉक प्रमुख है ना वही शहर में होते, तो उनको क्या कहा जाता, महापौर कहा जाता। चलिए आगे देखिए, कुछ और चीज़ें हैं देख लीजिए। पार्षद, तो ये पूरे शहर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया जिसे वार्ड कहा गया। हर वार्ड से जनता एक प्रतिनिधि को चुनती है और उसी को क्या कहा जाता है, पार्षद। संख्या देख लीजिए, तो एक नगर निगम में कई सारे पार्षद होते हैं, जैसे 50, 70, 100 इस तरह से। ठीक है, शहर की आबादी के हिसाब से काम क्या होता है, तो अपने वार्ड में नाली, सड़क, बिजली, ये सारी चीज़ें ठीक करवाना। फिर देखिए महापौर, तो ये पूरे के पूरे नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, और इन्हें शहर का पहला नागरिक कहा जाता है। जैसे भारत के पहले नागरिक राष्ट्रपति, वैसे ही शहर के पहले नागरिक कौन होते हैं, महापौर हो जाते हैं। ठीक है, ये पूरे शहर में केवल एक ही महापौर होता है, ऐसा नहीं कि 2-4 महापौर होंगे, यानी कि बड़ा पद होता है कुल मिलाकर के। चुनाव देखिए, तो अक्सर जीते हुए जो सारे के सारे पार्षद हैं ये मिल करके अपने में से ही एक महापौर को चुन लेते हैं। कुछ राज्यों में तो जनता सीधे तौर पे इनको चुनती है। काम क्या होता है, तो निगम की बैठकों को कराना, उनकी अध्यक्षता करना और पूरे शहर के विकास को देखना। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, तो जैसे वार्ड समिति, तो जिन शहरों की आबादी 3 लाख से ज़्यादा होती है वहाँ एक या अधिक वार्डों को मिला करके क्या बनाया जाता है, वार्ड समिति बनाई जाती है। आरक्षण देखिए, तो मैंने बता दिया, जैसे गांव की पंचायत में 1/3 आरक्षण है, वैसे शहरी पंचायत में भी 1/3 आरक्षण है। जिला योजना समिति की बात करेंगे, डीपीसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ठीक है, तो जिले के विकास का प्लान बनाने के लिए ये समिति बनाई जाती है। हमारे संविधान का आर्टिकल 243 ZD से इससे संबंधित है। ठीक है, चलिए प्रीवियस में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की जो 12वीं अनुसूची है इसका संबंध किससे है। अभी मैंने बताया कि जो नगर पालिका है उनसे संबंधित है, यानी कि नगर पंचायत से संबंधित है। फिर 74वें संविधान संशोधन के अनुसार बड़े शहरी क्षेत्रों में यानी कि जो महानगर है उनके लिए कौन सी संस्था गठित की जाती है, मैंने बता दिया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी कि नगर निगम। कह रहे हैं कि एक नगर निगम का प्रशासनिक मुखिया जो सरकार के द्वारा नियुक्त होता है वो कौन होता है, तो वो होते हैं नगर निगम आयुक्त। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि चलो बताओ जो नगर निगम आयुक्त हैं इनको हम आप चुनते हैं, तो आप कह दीजिएगा नहीं, ये सरकार के द्वारा नियुक्त होते हैं। 13वें नंबर का टॉपिक आ गया है हमारा संचार माध्यम, मीडिया। ठीक है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिस कहते हैं कि यार इस समय उसने अपने सारे के सारे पिलर्स को तोड़ के रख दिया है। इसके पहले
अभी तक अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियो को हाइप कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है, ये जो महा रिवीजन है, फटाफट आपको चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, रिकॉल हो रही हैं, अगर ये पसंद आ रहा है, ये सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, जो कि 4-5 दिन ही टोटल चलने वाली, क्योंकि एग्ज़ाम एकदम सर पे है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हाइप कर देंगे तो अपने आप ही जो है जो यूट्यूब है वो उसकी ज़िम्मेदारी हो जाती है कि वो अन्य लोगों तक शेयर करता रहे, वीडियो हमारी रिकमेंड करता रहे। बाकी आप लोग अगर अपने लेवल पे शेयर करेंगे तो भाई बात ही अलग है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है वो होता है एजेंडा सेट करना। ठीक है, तो मीडिया जो है वो किन खबरों को इंपॉर्टेंट मानकर दिखाती है, किन को छोड़ देती है, इसी को हम लोग कहते हैं एजेंडा। ठीक है, मीडिया चाहे ना तो किसी भी एक पॉइंट पे लोगों का जो मतलब कि तर्क है वो चेंज कर देती है, क्योंकि हर अगर सारे के सारे मीडिया चैनल वाले मिलके एक ही खबर को दिखाएंगे तो ये चीज़ समझ आ जाता है, अच्छा यही चीज़ अच्छा मतलब कि सही है जो मीडिया कह रही है। तो ये होता है एजेंडा तय करना। आपने देखा होगा एक केस आया था महिला से रिलेटेड, और यहाँ से आपको हमारी मीडिया की मेंटालिटी पता चलेगी कि हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे मीडिया को डिस्कस करना चाहिए, लेकिन वो उन सारे इंपॉर्टेंट कामों को छोड़ करके कैसे किसी के घर में घुस करके उसके घर की पर्सनल लाइफ को लेकर के परेशान रहती है। हम लोगों के गांव में उसको कहते हैं चुलघुसुरा टाइप का है। ठीक है, तो मीडिया किस टाइप की हो गई है, चुलघुसुरा टाइप की। उसको ना दूसरों के घर में चूल्हे में क्या पक रहा है इससे ही मतलब है। तो ज्योति मौर्य जी का एक कांड आया था जिसमें ऐसा माना जा रहा था कि उन्होंने अपने हस्बैंड को जो है वो चीट किया था। तो रात दिन 24 घंटे आप मीडिया में जिस भी चैनल पे देखोगे ज्योति मौर्य ने ये किया, ये बड़ा खुलासा हुआ। अरे भैया, तुमको गरीबी, बेरोजगारी ये सब नहीं दिखती है, यही सब दिखता है। तो वही मैं कह रही हूँ कि भैया उस टाइम पे ना लोगों को कैसा मतलब कि मेंटल हेल्थ हो गया था कि बहुत सारी खबरें ऐसे निकल के आ रही थी कि जो मतलब कि शादीशुदा कुछ पुरुष हैं जिनकी पत्नियां अगर बाहर पढ़ने के लिए गई हैं तो लोग अपनी पत्नियों को वापस बुला ले रहे हैं कि अरे अब तो सारी की सारी महिलाएं धोखा ही देने वाली हैं, वगैरह वगैरह। तो ये क्या है, ये एजेंडा सेट करना। ठीक है, तो इससे ना कुल मिला के हमारे सोचने का जो तरीका है वो प्रभावित होता है। आप देखो, लोग कहते हैं कि आप अगर बहुत समझदार हो तो आपको कोई सिखा पढ़ा नहीं सकता, लेकिन आप समझिए 24 घंटे अगर आपको कोई सिखाने पढ़ाने पे लगा हुआ है ना, तो कितने भी समझदार हो कुछ ना कुछ तो सीख ही पढ़ लोगे। चलिए आगे देखेंगे। संतुलित रिपोर्ट क्या होती है, तो वही जो हमारी मीडिया आजकल बिल्कुल भी नहीं देती, तो जिसमें सभी पक्ष की बात रखी जाए, लेकिन अक्सर मीडिया व्यापारिक घरानों के नियंत्रण में होने के कारण संतुलित रिपोर्ट नहीं दे पाती है। गोदी मीडिया नाम तो खूब ही सुने होंगे आप। खैर जो भी है, मीडिया का क्या हाल है वो सब जानते हैं, क्योंकि मीडिया को लेकर के कई सारी रिपोर्ट्स वगैरह आती रहती हैं, तो उसमें हमारी मीडिया पीछे से टॉप करती है। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है कि मीडिया के द्वारा कुछ खास मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके जनता के विचारों को प्रभावित करना क्या कहलाता है, तो यही तो है एजेंडा सेट करना। ठीक है, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाएं। ठीक है, तो लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़कियां वैसे होती हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए। वैसे आप लोग बताइएगा कि आप लोग केवल और केवल सीटेट की ही प्रिपरेशन करेंगे या आगे चल के यूपी टेट की भी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि ना केवल सीटेट, आगे हम यूपी टेट की भी बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कराने वाले हैं। और देखें कितने लोग हैं, क्या आप लोगों का साथ यहीं तक है हमारे साथ या फिर आगे भी चलने वाले हैं। तो जो हो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि हाँ आप लोग यूपी टेट भी देना चाह रहे हैं। चलिए, जेंडर यानी कि जो रूढ़िबद्ध धारणा है इसको हम लोग देखेंगे। तो ये होता क्या है एग्जैक्टली, पहले यही पता होना चाहिए। तो जब हम किसी व्यक्ति या समूह को एक फिक्स छवि में बांध देते हैं और ये मान के चलते हैं कि वे ऐसे ही होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लड़के रोते नहीं हैं, मर्द को दर्द नहीं होता है, ये क्या है, यही तो है रूढ़िबद्ध धारणा। ठीक है, भले ये बेचारा अंदर से एकदम कल्लाई के रह जाता है, भगवान बहुत पिराता है, लेकिन ये एक छवि बन गई ना, मर्द को दर्द नहीं होता। दर्द तो हो ही रहा है, वो तो सामाजिक प्रेशर की वजह से बेचारा रो नहीं पा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, ये लड़कियां कोमल होती हैं, तो ये मतलब यही वो चीज़ें हैं जिसे हम लोग रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ये लोगों को उनकी अपनी खास यानी कि जो उनकी खुद की खासियत होती है ना उसको दिखाने से रोक देता है। ठीक है, देखिए जब मैं 9th-10th में थी तब की अपनी एक घटना बताती हूँ, आप लोगों को थोड़ा मज़ा आएगा कुल मिला करके। मेरी आवाज़ थोड़ा मतलब कि बहुत तेज़ हम बोलते हैं कुल मिला करके। तो क्लास में ना जब सर कुछ बोलने के लिए कहते थे, जैसे उन्होंने कोई टास्क दिया, उस टास्क को कंप्लीट कर लिया तो फिर बोलने के लिए कहा जाता था कि आप बताइए, कोई एक बच्चे को बोल देते थे कि चलो आप बताओ इसका जो ट्रांसलेशन है या इस मतलब कि क्वेश्चन का आंसर वगैरह क्या होगा। तो उसमें हम बोलते थे, अब हमारी आवाज़ तेज़ है तो हम तेज़ बोलते थे। इसी तेज़ आवाज़ की वजह से हमको लाउड स्पीकर मतलब हमारा नाम ही रख दिया गया लाउड स्पीकर।
बहुत बुरा लगता था। बताओ भला, हमको सब लाउड स्पीकर कहते हैं। उस टाइम पे तो बहुत ख़राब लगता था भाई, समय समय की बात होती है। फिर मुझे समझ आया कि लोगों की जो डिमांड है वो क्या होती है कि लड़कियां धीमा बोलें, एकदम मीठा मीठा बोलें, लड़कियां सुरीली होती हैं, उनकी आवाज़ कोयल जैसी होती है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि सब धीमे ही बोलेंगी, सब मतलब कि सॉफ्ट ही आवाज़ रहेगी। कुछ लोगों की अपनी स्पेसिफिक पहचान होती है। जैसे मुझे ये एहसास हुआ कि भाई मैं तेज़ बोलती हूँ, मेरी आवाज़ तेज़ है, ये मेरी स्पेसिफिक पहचान है। जेंडर जो मतलब कि जो स्टीरियोटाइप्स हैं, जो रूढ़िबद्ध धारणा है, उसमें लोगों ने उस मतलब कि उसके भीतर लोगों ने लड़कियों के लिए एक फिक्स क्राइटेरिया रख दिया है कि लड़कियां धीमा बोलें, मीठा बोलें। क्या ज़रूरत है धीमा मीठा बोलने की? नेचर ने जो दिया है सो दिया है, हम ऐसे ही हैं, ये हमारी अपनी क्वालिटी है। हम तेज़ बोलते हैं, तुम कहते रहो हमको लाउड स्पीकर, हम हैं ऐसे तो हैं, हमारी ये स्पेशल जो है, ये स्पेशलिटी है कुल मिला करके, ठीक है। तो यही है, जैसे लोगों ने हमें लाउड स्पीकर क्यों कहा, क्योंकि उनके द्वारा जो फिक्स किया गया क्राइटेरिया है उसमें हम फिट नहीं आ रहे थे कि लड़कियां धीमा बोलें, सॉफ्ट बोलें, मधुर बोलें कुल मिला करके। तो मैंने अपने रियल लाइफ का एग्जांपल दिया है, तो मे भी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा। चलिए, कुछ एग्जांपल्स हैं जिन्होंने मतलब वो महिलाएं जिन्होंने इन रूढ़ियों को तोड़ा और कुछ खास किया अपने जीवन में। लक्ष्मी लाकरा, जो कि झारखंड से संबंधित हैं, और ये उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन ड्राइवर बनी। जैसा कि माना जाता था कि लड़कियों के लिए ये काम नहीं है, लड़कियां नर्स बने या फिर टीचर वगैरह बन जाएं, लेकिन इंजन ड्राइवर ये बड़ी चीज़ है, ठीक है। उन्होंने इंजन केवल पुरुष चलाते हैं इस धारणा को तोड़ दिया। वैसे ही एक और आपको नाम देखने को मिलेगा, रुकैया सखावत हुसैन जी का, ठीक है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई। इन्होंने एक स्वप्न देखा था जिसका, और उस स्वप्न में इन्होंने देखा कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पे महिलाएं स्वतंत्र हैं, अपनी मनमर्जी से चीज़ों को कर सकती हैं, अपनी मनमर्जी से पेशा कोई भी अपना सकती हैं, इवन जहाज़ वगैरह भी उड़ा सकती हैं। तो उन्होंने फिर लिखा लेडी लैंड, ठीक है, यानी कि सुल्ताना का स्वप्न नामक पुस्तक। क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है सुल्ताना का स्वप्न कहानी किसने लिखी? याद रखना, रुकैया सखावत हुसैन। लास्ट टॉपिक आ गया है। अभी तक अगर आपने वीडियो को हाइप नहीं किया है तो अब कब करिएगा, वीडियो खत्म होने के बाद चलिए हाइप कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी बड़े चैनल्स को आप हाइप नहीं कर पाएंगे, तो हमारे ही चैनल को प्रमोट करने के लिए हाइप कर दीजिए। स्वास्थ्य में सरकार की क्या भूमिका है, इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आप देखिए हाकिम शेख की कहानी, इससे ना केवल इस कहानी के बारे में आपको पता होना चाहिए, बल्कि इससे पैडागॉजिकल टाइप का क्वेश्चन बनता है और साथ में आर्टिकल जो है वो भी पूछा जाता है। तो हाकिम शेख की जो कहानी है वो थोड़ा एकदम शॉर्ट में आप जानिए कि वेस्ट बंगाल के खेत मजदूर समिति के सदस्य थे हाकिम जो शेख हैं, वो चलती ट्रेन से गिर गए थे और कई सरकारी अस्पतालों में भर्ती होने के लिए इन्होंने प्रयास किया, लेकिन सरकारी अस्पतालों ने उनको भर्ती नहीं दी। अंत में जाकर के मजबूरी में बहुत टाइम के बाद, लगभग 13-14 घंटे के बाद, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करवाते हैं, भारी भरकम खर्च देकर। तब इन्होंने भारी भरकम खर्चा दिया और उसके बाद फिर कहा कि नहीं, अब तो तुमको ऐसा नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने फिर क्या किया, जाकर पहुंच गए कोर्ट की। देखिए कैसे इनके द्वारा हमारी जान भी जा सकती थी, क्योंकि समय पे इन्होंने हमें इलाज नहीं प्रोवाइड किया। तब मतलब कि कोर्ट के द्वारा ये फैसला दिया गया कि आपके जो मतलब आपका स्वास्थ्य का अधिकार है वो आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार के तहत सम्मिलित है। और आगे चल करके सरकार ने माफ़ी भी मांगी, साथ में जो पैसा वगैरह है, जितना उनका इलाज का खर्चा आया था, वो भी फिर उनको रिफंड करना पड़ा था, ठीक है। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जो इलाज का अधिकार है ये कौन से आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट है आपका? तो आप याद रखना आर्टिकल 21, ठीक है, मतलब कि जीवन जीने के अधिकार के तहत। आगे देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हाकिम शेख की कहानी का संबंध हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल से है? तो आप याद रखना आर्टिकल 21, ठीक है। बस खत्म हो गया। टोटल 15 टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, आपने कुछ नया आप क्या जानेंगे, ये सारी चीज़ें पुरानी ही हैं, बस आपका कुछ नया रिकॉल हुआ होगा। अगर कोई डाउट रहा हो तो वो क्लियर हुआ होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर अभी तक वीडियो को हाइप नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को हाइप कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे भी ऐसे ही प्यारे प्यारे एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।